हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो भारतीय संविधान में नागरिकता, जिसमें CAA और NRC जो भाग 2 से रिलेटेड हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे देखें तो ये टॉपिक करंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, कई बार जो करंट में आ जाते हैं, और अदरवाइज ये वैसे पॉलिटिकल के ही जो हैं वो टॉपिक हैं, तो थोड़ा हमें जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान में नागरिकता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नागरिक कौन है। तो नागरिक कौन है? तो वह व्यक्ति जिसे राजनीतिक समुदाय का पूर्ण सदस्य स्वीकार कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि नागरिक राजनीतिक समुदाय का पूर्ण सदस्य, यानी कि जिसको वोट देने का अधिकार है या वैध मताधिकार जो है जिसको प्राप्त है, वह व्यक्ति जो है वो नागरिक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ जो इंडिया में लोकतंत्र की तुलना में गणराज्य से ज़्यादा जो है नागरिकता जो है वो गणराज्य से ज़्यादा जुड़ी हुई है। इसका मतलब कि लोकतंत्र की तुलना में जो नागरिकता है वो गणराज्य से ज़्यादा जुड़ी है या गणराज्य से ज़्यादा प्रभावित है। वो क्यों है? हम बात करते हैं कि लोकतंत्र, तो लोकतंत्र किसको कहते हैं? जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, वही लोकतंत्र है। और जनता के लिए शासन, तो यही क्या है? लोकतंत्र है। ये हम सब जानते हैं। तो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है। और गणराज्य किसको कहेंगे हम? क्योंकि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जो गणराज्य है, जो भारत में जो नागरिकता है, वो लोकतंत्र की तुलना में गणराज्य से ज़्यादा प्रभावित है या गणराज्य से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो क्यों? क्योंकि लोकतंत्र तो हमने जाना कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, बट गणराज्य क्या है? तो गणराज्य में जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो अपना राष्ट्राध्यक्ष है, वो निर्वाचित होता है। राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो इस प्रकार जैसे राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित, तो राष्ट्रपति जो हैं वो क्या है? वो भारत के प्रथम नागरिक हैं। तो इसी तरीके से या इसी कारण से जो है वो भारतीय जो नागरिकता है वो लोकतंत्र की तुलना में गणराज्य से ज़्यादा जुड़ी हुई है या गणराज्य से ज़्यादा प्रभावित है। ये हम समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं भारतीय नागरिकता के प्रकार। तो नागरिकता के प्रकार कौन कौन से हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। निष्क्रिय नागरिकता, सक्रिय नागरिकता, विभेदीकृत नागरिकता, मात्रक नागरिकता और वैश्विक या सार्वभौमिक नागरिकता। ये सब जो हैं वो नागरिकता के प्रकार हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे निष्क्रिय नागरिकता क्या है। तो निष्क्रिय नागरिकता, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो नकारात्मकता पर अधिक बल देती है, यानी कि स्वार्थ हितों की जो पूर्ति करने के लिए जो नागरिकता होती है वो निष्क्रिय नागरिकता। और जैसे कि जो लोग जैसे विद्वान जो थिंकर है वो भी ये बोलते हैं कि जैसे व्यक्ति को जो है जन्म से ही LLP प्राप्त है, यानी कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जो है ये अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। तो उसमें क्या है? व्यक्ति अपने स्वार्थ हितों की पूर्ति करता है। तो यही क्या है? निष्क्रिय नागरिकता। उसके बाद जो है एक अदर थिंकर है TH मार्शल, ये पूंजीवादी विचारक हैं। वैसे तो ये भी जो है वो निष्क्रिय नागरिकता पर अधिक बल देते हैं, यानी कि स्वार्थ जो है अपने स्वयं के हितों पर जो है वो ज़्यादा बल देने वाले विचारक हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सक्रिय नागरिकता। तो जो सक्रिय नागरिकता है उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं? तो सक्रिय नागरिकता जो है वो कल्याण पर बल देती है। और कल्याण पर बल देती है, यानी कि राजनीतिक गतिविधियों में जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो, यानी कि जो सक्रिय नागरिकता है अपनी, उसमें जो नागरिक है वो राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं
और तो ये हो गई सक्रिय नागरिकता, यानी कि जब वो कोई नागरिकता नहीं है जहाँ पर व्यक्ति जो है, या फिर नागरिक हम बोलेंगे, सही वर्ड नागरिक होगा। तो नागरिक जो है वो अगर पॉलिटिकल जितने भी मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर वो नहीं करता है तो वो सक्रिय नागरिकता हम उसको नहीं कह सकते हैं। यदि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करता है या राजनीतिक सहभागिता उसकी है तो उसी को हम सक्रिय नागरिकता कहते हैं। जैसे कि विचारक जो वेस्टर्न थिंकर में जो अरस्तु हैं, वो उनकी जो बुक है पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के जो तीसरा भाग है उसमें ये लिखा है, उन्होंने ये बताया है कि जो व्यक्ति विधायी और न्यायिक कार्यों में जो भागीदारी करता है तो वही क्या है, सक्रिय नागरिकता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा सक्रिय नागरिकता के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो जो सक्रिय नागरिकता है उसमें एक थिंकर और हैं, विलियम ग्लेस्टन और रूसो। ये दो थिंकर ऐसे हैं जो नैतिकता और सद्गुण को सक्रिय नागरिकता मानते हैं, या जिस नागरिक में नैतिकता और सद्गुण पाए जाते हैं वही सक्रिय नागरिक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हन्ना हारेंट जैसी जो विचारक हैं, और दूसरा एक है रॉबर्ट पुटनम। रॉबर्ट पुटनम जो है वो वैसे देखें तो उन्होंने सामाजिक पूंजी जो है उसको जो है सक्रिय नागरिकता में माना है। अब सामाजिक पूंजी, उनकी एक बुक हमें ध्यान रखनी है कि मेकिंग जो डेमोक्रेसी वर्क 1993 की जो बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसमें जो है ये बताते हैं कि जो सामाजिक पूंजी है वह सक्रिय नागरिकता है, यानी कि जो आपसी विश्वास और समाज में जो सक्रिय भागीदारी है वह जो है वो सक्रिय नागरिकता है। अब हम सामाजिक पूंजी किसको कहेंगे, यानी कि व्यक्ति, कोई भी नागरिक जो है उसका अपने फैमिली में ही को लेके अगर हम चलें तो फैमिली में कितने मतलब फैमिली मेंबर्स उसको चाहने वाले हैं, फिर उसके बाद कितने जो सोसाइटी के लोग उसको चाहने वाले हैं, उसके बाद कितने समाज के लोग उसको चाहने वाले हैं, कितने स्टेट के लोग उसको चाहने वाले हैं, कितने वर्ल्ड इंडिया के लोग उसको चाहने वाले हैं। तो यही क्या है, उसकी सामाजिक पूंजी है। यानी कि हम वैसे देखें तो जो अन्ना हजारे जैसे व्यक्तित्व हैं, वो सब जो उनके पास कोई राजनीतिक पूंजी नहीं थी, उनके पास सामाजिक पूंजी ही थी। सामाजिक पूंजी के बल पर ही वो इतने दिन इतने लोगों के बीच में अपना जो है व्यक्तित्व जो है उन्होंने उभारा था। तो उनके पास क्या थी, सामाजिक पूंजी। तो सामाजिक पूंजी जो है एक व्यक्ति का उसके समाज में उसके मतलब परिवार से लेके और उसके मतलब पूरे उसमें इंडिया में जितने लोग उसको चाहने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से उसका जो खुद का जो अपना स्टेटस है वही सामाजिक पूंजी है। तो रॉबर्ट पुटनम यही कहते हैं कि जो सामाजिक पूंजी है व्यक्ति की, वही क्या है, सक्रिय नागरिकता, यानी कि आपसी विश्वास, कितने लोगों का मतलब एक नागरिक ने कितने लोगों का विश्वास जो है वो प्राप्त किया है, या फिर समाज में उसकी कितनी सक्रिय भागीदारी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि वही व्यक्ति सक्रिय नागरिक है। अब हम बात करते हैं कि ये इन्होंने रॉबर्ट पुटनम ने अमेरिका में जो पतन की बात कही है कि वहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो नशाखोरी का शिकार हो गई है। तो जो युवा पीढ़ी है उसकी तो सक्रिय नागरिकता जो है वो वैसे देखें तो लगभग उसका पतन जो है वो अमेरिका में हो रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे प्रकार की जो नागरिकता है वो है विभेदीकृत नागरिकता। तो जो विभेदीकृत नागरिकता है उसको हम किस तरीके से समझेंगे कि जो संस्कृति के आधार पर जो विशेषाधिकार हमें जो प्राप्त होते हैं वही हमारी विभेदीकृत नागरिकता है। तो विभेदीकृत नागरिकता जैसे कि अपना आर्टिकल 30 है, तो आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जैसे भाषा लिपि संबंधी जो भाषा लिपि को बनाए रखने का अधिकार अल्पसंख्यकों का अपनी भाषा व लिपि को बनाए रखने का अधिकार है, को बनाए रखने का अधिकार है।
एक हमें ध्यान ये रखना है कि जो अल्पसंख्यक शब्द है वो संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, या अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। बट ये लिखा हुआ है कि जो अल्पसंख्यक जितने अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसको अपनी भाषा और लिपि को बनाए रखने का जो है वो अधिकार प्राप्त है। तो ये आर्टिकल 30 कहता है, और यही हमारी विभेदीकृत नागरिकता है, यानी कि अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं, अलग अलग मतलब भाषा के जो लोग हैं, लिपि के जो लोग हैं, उनको भी अपना जो है अपनी जो राजनीतिक सहभागिता है उसमें मतलब उसका हक है, या वो लोग भी राजनीति में जो है वो भागीदार बन सके। तो यही विभेदीकृत नागरिकता है। और इसमें विल किमलिका जैसे जो विचारक हैं ये भी कहते हैं कि उनकी भी एक मल्टीकल्चर सिटीजनशिप करके बुक थी, उसने भी विभेदीकृत नागरिकता है उसके बारे में उन्होंने इसको जो है वो सही बताया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आइरस नरियन यंग, ये भी विभेदीकृत नागरिकता से जुड़े हुए हैं। एक है बेंजामिन हेटर। तो बेंजामिन हेटर तो ऐसे ही तो ईयू के संदर्भ में इन्होंने विभेदीकृत नागरिकता के बारे में डिस्कस किया था, बट जो बेंजामिन बार्बर हैं उन्होंने जो भारत में जो विभेदीकृत नागरिकता है उसके बारे में इन्होंने बताया था। भारतीय नागरिकता के बारे में इन्होंने बताया था। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रकार की नागरिकता है मातृक नागरिकता। तो मातृक नागरिकता जैसे सभी जानते हैं कि माता के हिसाब से जो नागरिकता प्राप्त होती है, या मातृ के जो रूप में जो नागरिकता व्यक्ति को प्राप्त होती है, नागरिक को प्राप्त होती है, वही मातृक नागरिकता, जिसमें कि जैसे सारा रूडिक है और जिन एलिस्टन है। अब हम बात करते हैं वैश्विक नागरिकता। तो वैश्विक नागरिकता यानी कि वैश्विक नागरिकता का मतलब यहाँ पर जो सिर्फ जो भारतीय हैं उनको तो 5 प्रकार के जो आर्टिकल हैं इनको छोड़ के सारी जो प्रकार के जितने भी 395 हमारे आर्टिकल है उस पर सिर्फ 5 आर्टिकल हटा दी जाए, और तो इसके अलावा 390 जो आर्टिकल है उसमें जो है वो हमारे इंडियंस को भी और अदर जो कंट्री के जो नागरिक हैं उनको भी सेम नागरिकता जो है या सेम अधिकार जो है वो प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ इंडियंस को प्राप्त होते हैं? तो वो हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से जो अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय को ही प्राप्त हैं। तो वो हैं 15, 16, 19, 29 और 30। और इसके विचारक कौन जुड़े हुए हैं वैश्विक नागरिकता से? डेविड हेल्ड और मार्था नुस्वाम। जो डेविड हेल्ड और मार्था नुस्वाम जो है वो वैश्विक नागरिकता से जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे कि जो नागरिकता के सिद्धांत, तो नागरिकता के 3 प्रकार के सिद्धांत जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उदारवादी सिद्धांत है, समुदायवादी सिद्धांत है और मार्क्सवादी सिद्धांत है। तो जो उदारवादी सिद्धांत है ये वही स्वार्थ और नकारात्मकता पर बल देते हैं, जिसमें टी.एच. मार्शल मैंने आपको बताया था, जॉन लॉक बताया था। तो ये सब उदारवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो समुदायवादी सिद्धांत है, जैसे कि सांस्कृतिक अधिकारों पर ये लोग अधिक बल देते हैं। जो समुदायवादी होते हैं ये सांस्कृतिक अधिकारों पर बल देते हैं, और इसमें बेंजामिन बार्बर है, विल किमलिका है, ये समुदायवादी जो हैं वो विचारक हैं, और यही जो है समुदायवादी सिद्धांत पर अधिक बल देते हैं। अब हम बात करते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत। तो हम सब जानते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत जो आर्थिक अधिकारों पर बल देते हैं, और जो आर्थिक अधिकारों पर बल देते हैं तो इसमें कौन से इसके जो काफी इंपॉर्टेंट जो विचारक हैं वो हैं एंथनी गिंडसे। तो ये जो है मार्क्सवादी सिद्धांत पर अधिक बल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको जो नागरिकता वाला जो CAA और NRC वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, जैसे कि मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, बाय।